नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो विषय है स्वास्थ्य से संबंधित जो कड़ी हमारी चल रही है उससे अगली कड़ी पर। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में चर्चा किया था कि लग्न कुंडली के आधार पर जो हम सुदर्शन कुंडली बनाते हैं उससे हम कैसे समझें कि क्या हमारी चंद्र कुंडली में भी 6-8-12 भाव से लग्न पीड़ित हो रहा है, सूर्य कुंडली से भी 6-8-12 से लग्न पीड़ित हो रहा है, और लग्न कुंडली से भी क्या 6-8-12 भाव के स्वामियों से या राशियों से हमारा लग्न पीड़ित हो रहा है। तो जो उन 3 कुंडलियों से हमें समझ में आया कि हाँ वहाँ पर लग रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो सकती है, उसको फिर हम आगे नेक्स्ट लेवल पर कंफर्म करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम जाते हैं कालपुरुष की कुंडली पर। ध्यान रहे कि जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार आप एक चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक मात्र संदेह के बल पर किसी रोग को डिक्लेयर नहीं करता है, उसको उसके आगे गहन शोध किया जाता है, जांच कराई जाती हैं, उसमें विभिन्न आयामों पर जांचों के बाद भी समय समय के अंतराल पर पुनः जांचें की जाती हैं। सेम वैसा ही कह सकते हैं कि आप यह ज्योतिष विज्ञान भी करता है, और ज्योतिष विज्ञान में तो सावधानी और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट टूल नहीं है कि आपके शरीर से हमने सैंपल लिया और हमने आपका रोग बता दिया। यहाँ तो मात्र आपकी जो जन्म तिथि है उसके आधार पर जो आपके ग्रहों की स्थिति है उससे हम रोग को समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में रोग देखते हैं तो सीधा सीधा रोग कहीं पर बताया नहीं गया कि आपको क्या रोग होगा, वहाँ पर बात की गई है कि कौन सा तत्व पीड़ित होगा। अब जब तत्व पीड़ित होता है तो उस तत्व को हम जो और सिद्धांत है यानी से ज्योतिष में है कि लग्न हमारे शरीर को बताता है, चंद्रमा हमारे शरीर में जल की कंडीशन को बताता है, हमारे मेंटल लेवल को बताता है, सूर्य हमारी आत्मा को बताता है, सूर्य हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है या मेंटल लेवल है, और बॉडी का जो वाटरी कंपोजिशन है, इन सब को जब हम तत्वों की पीड़ा से मिलाते हैं तब ये समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें हमें साथ। जैसे मान लिया सूर्य पीड़ित है तो मे भी ये कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सूर्य क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म है, हमारा कह सकते हैं जो एंटीबॉडी सिस्टम बॉडी में कैसे कंट्रोल होता है, कैसे गवर्न करता है, उसका कारक है। तो फिर ये भी है कि हो सकता है कहीं मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो। सेम वैसे चंद्रमा है तो हो सकता है आप मेंटल प्रॉब्लम में हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके वाटर कंटेंट प्रॉब्लम में आ रहा हो। तो डायरेक्टली किसी रोग के बारे में ज्योतिष में कोई चर्चा नहीं की गई है, केवल पंच तत्वों की चर्चा की गई है जिससे कि हमारा शरीर भी बना है। अब हम बात करते हैं कि आज जो चर्चा का विषय है लग्न कुंडली के बाद कालपुरुष की कुंडली। कालपुरुष की कुंडली का मतलब है जो भी कुंडली आप बनाएं, अपनी जो भी कुंडली आपकी बन रही है उसमें आप मेष राशि को लग्न बना लीजिए और जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही उनको उन्हीं राशियों में बिठा दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आपका लग्न पीड़ित हो रहा है। पहली तो संभावना है कि लग्न पीड़ित यानी कि आपके सिर का हिस्सा, जो हमारा पहला भाव है वो हमारे सिर को दर्शाता है। कालपुरुष में विश्व भगवान के सभी अंगों को एक राशियों में निरूपित किया गया, यानी कि जो हर अंग के लिए एक राशि विशेष है, या कह सकते हैं हर राशि को विश्व भगवान के अंगों पर एक जगह दी गई है। तो जो राशि पीड़ित होगी वह अंग आपका प्रभावित होगा, और इसके अलावा लग्न तो मुख्य ही है क्योंकि शरीर है। तो यहाँ पर हम इसको उदाहरण से समझते हैं। ये एक कुंडली है, ये कन्या राशि की कुंडली है। अब कन्या राशि कुंडली है, इसमें लग्न में देखिए तो सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, और द्वादश भाव में शनि हैं जो कि सिंह राशि के हैं, और शनि अस्त हैं। इसके बाद अगर देखिए तो कर्क राशि में केतु हैं, मकर राशि में राहु हैं, और यहाँ पर गुरु अपनी ही राशि धनु में हैं। तो ये इन आकलन के आधार पर जब हमने कालपुरुष की कुंडली बनाई तो आप देखिए कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा मेष राशि में अष्टम भाव में थे वो लग्न में आ जाएंगे। तो लग्न कुंडली के हिसाब से तो चंद्र अष्टम का दोष है, यानी चंद्रमा पीड़ित है। अब इसके बाद जब लग्न आपने मेष को बनाया तो जो लग्नेश मंगल होते हैं मेष राशि के अधिपति, वो चले गए कन्या राशि की कुंडली है तो कन्या राशि 6ठे भाव में आती है तो 6ठे भाव में चले गए, वहाँ पर वो षष्ठेश बुध के साथ हैं। वहीं पर शुक्र भी हैं, शुक्र को 6ठे भाव में कन्या राशि में कालपुरुष के या सामान्य लग्न कुंडली में 6ठे भाव में मरण कारक का प्रभाव मिलता है। तो यानी यहाँ पर शुक्र मरण कारक में है, लग्नेश षष्ठेश से पीड़ित हो रहे हैं, और जो मंगल हैं वो उनके लिए भी जो 6ठा भाव है वो कारक भाव है। कारक भाव किस सेंस में है कि मंगल आपको लड़ने की क्षमता देते हैं। अगर 6ठे भाव में कोई क्रूर ग्रह है तो वो हार नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव होता है। अब यहाँ पर लग्नेश पीड़ित हो गया षष्ठे से, यानी 6ठे भाव से संबंध बन रहा है। अब यहाँ पर देखें तो 6ठे भाव में ही लग्नेश बैठ के लग्न को स्वयं देख रहा है, तो यानी 6ठे भाव से लग्न का भी कनेक्शन बन रहा है, किसके जरिए? मंगल के जरिए।
अब तो ये छठे भाव ने तो बताया कि कुछ ना कुछ रोग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो जो द्वादश भाव है उसके स्वामी होते हैं कालपुरुष में मीन राशि, मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु अपने मूल त्रिकोण राशि में भाग्य भाव में है, लेकिन गुरु भाग्येश के साथ साथ द्वादशेश भी हैं और गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि रोग के कारक शनि पर पंचम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए तो गुरु का संबंध पंचम भाव जो कि हमारे पूर्व पूर्ण का उससे बन रहा है, लग्न से बन रहा है, लग्न में चंद्रमा है उनसे बन रहा है, लेकिन लग्नेश से यहाँ पर संबंध नहीं बन रहा है। अब लग्नेश बुध होते हैं लग्न कुंडली के, उससे भी नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम दिले भाग्य का साथ जो है वो लग्न को नहीं मिलेगा, लेकिन द्वादश का भी जो साथ है वो लग्न को मिलेगा। तो लेकिन जातक संघर्ष करेगा, यानी कह सकते हैं कि द्वादश भाव में जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। यही अगर गुरु का सीधा सीधा कनेक्शन लगने से भी बन जाता तो संभावना यह बनती थी कि व्यक्ति जो है अपने भाग्य के बल पर आगे निकल पाता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी है कि लग्नेश जो मंगल हैं उनकी चौथी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। जो चौथी दृष्टि होती है वहाँ से गुरु से कनेक्शन बनना ये बताता है कि लग्नेश द्वादशेश को देख रहे हैं, यानी कि जातक अस्पताल भाव के स्वामी को देख रहा है, भाग्य भाव के स्वामी को देख रहा है। तो ये एक संबंध तो बना रहा है कि भाग्य से भी बन रहा है लेकिन द्वादशेश से भी बन रहा है। ध्यान रहे कि जिन जिन राशियों के अधिपति एक ग्रह होते हैं, यानी मीन और धनु के एक ग्रह गुरु हैं, तो हमें दोनों भाव के कारकों को लेना पड़ेगा। एक चीज़ में आपको फायदा हो सकता है तो दूसरी चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से लग्न पीड़ित हो रहा है छठे भाव से मंगल के जरिए, द्वादशेश गुरु के जरिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लग्न में ग्रह है, क्योंकि जो ग्रह जिस भाव में होता है वो ग्रह उसका कंट्रोलर होता है। तो यहाँ पर एक कंट्रोलर तो हो गया उसका अधिपति जो कि मंगल है, जो कि पीड़ित हो रहा है छठे भाव में जाकर। लेकिन इसका जो दूसरा अधिपति है चंद्रमा जो राशि है, तो चंद्रमा की राशि को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप एक किसी के घर में बैठे हैं, लेकिन आपके घर में ही ऑलरेडी किसी ने अटैक कर रखा है, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ बचाएंगे या जिस जगह पर आपका घर है आप उसको बचाएंगे। यानी व्यक्ति को दो दबावों को झेलना पड़ेगा, अपने घर को बचाने का भी दबाव और जहाँ पर है उसको भी बचाने का दबाव। तो हालांकि गुरु की दृष्टि बता रही है कि जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, उसको अपने बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा, गुरु पिता का भाव है पिता का साथ मिलेगा इन सब चीज़ों से जूझने के लिए। लेकिन क्योंकि द्वादशेश का संबंध बन रहा है तो व्यय भी होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो चंद्रमा की जो राशि होती है वो होती है कर्क। कर्क राशि में केतु हैं, यानी अगर कहें तो जो चंद्रमा की राशि है कर्क, वो राहु केतु अक्ष में आ रही है। अब राहु केतु अक्ष आ रहा है 4 और 10 में, तो चौथा भाव किसका हुआ? हमारे वक्षस्थल का हुआ, ऊपरी भाग, जहाँ पर हमारा फेफड़ा और हृदय होता है। फेफड़ा होता है और हृदय होता है, और जो हमारे हृदय के वाल्व सिस्टम्स होते हैं सब वहीं पर होते हैं। जो हमारे इंटेक होती हैं, नलियाँ होती हैं, वो वहीं पर होती हैं, आहार नाल होती है। तो ये पोर्शन चौथा भाव कालपुरुष का पीड़ित दिखा रहा है। छठा भाव पेट होता है हमारा, तो वो भी पीड़ित दिखा रहा है, क्योंकि छठे भाव में कई ग्रहों का योग है, तो छठा भाव भी पीड़ित है, यानी कन्या राशि। कन्या राशि पेट की राशि है। तो ये इस ढंग से तो आपने देखा कि चौथा भाव कर्क राशि राहु केतु अक्ष में है, छठा भाव मंगल के साथ है। मंगल अष्टमेश भी होते हैं कालपुरुष के, तो लग्नेश तो हैं लेकिन अष्टमेश भी हैं। वहाँ पर शुक्र मरण कारक भाव में है। चंद्रमा पर भी मंगल की दृष्टि है, तो ये कहीं कहीं दिखा रहा है कि जल तत्व पीड़ित दिख रहा है, क्योंकि जल तत्व के कारक चंद्रमा और शुक्र दोनों ही पीड़ित हैं। और जो जल तत्व का कालपुरुष में मुख्य ग्रह होता है वो शुक्र होता है। अग्नि के कारक मंगल, पृथ्वी के कारक बुध, और वायु के कारक शनि, और जो जल के कारक है शुक्र। तो इस तरह से जो तत्व हैं, और आकाश तत्व के कारक गुरु, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीड़ित जल तत्व दिख रहा है। तो जल तत्व की समस्या यहाँ पर हो सकती है। समस्या से प्रभावित अंग क्या हो सकते हैं? एक तो वक्षस्थल के आसपास के अंग हो सकते हैं, दूसरा उदर हो सकता है, पेट, या फिर सिर हो सकता है। तो इन 3 जगहों से समस्या बन रही है कि ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन में नकारात्मक रूप से परिलक्षित हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा, अगर हम अभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, तो हमें कौन सा सबसे ज़्यादा कोर है जो कि प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो अग्नि तत्व से लग्न पीड़ित हो रहा है चंद्रमा, अग्नि तत्व से आपके शुक्र पीड़ित हो रहे हैं शुक्र, अग्नि तत्व से चौथे भाव के कर्क की राशि पीड़ित हो रही है, वहाँ पर केतु हैं। तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व हमारे शरीर की ऊर्जा है। तो कह सकते हैं कि जातक को ऊर्जा की क्षीणता का समस्या हो सकती है, यानी उसके शरीर में एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है।
और जब एनर्जी लेवल डाउन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं शरीर पर रोग का अटैक हो सकता है, और रोग का अटैक अगर आएगा तो जल तत्व पर आएगा। जल तत्व पर कहाँ आएगा? तो वक्षस्थल पर आ सकता है, अथवा वो आपके पेट पे आ सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि जातक को समस्या किस बात की है। तो यहाँ पर अभी जातक की उम्र बहुत कम है, 18 वर्ष की आयु है, और इन्हें रक्त कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर जब हम इतने गंभीर रोग किसी को होते हैं तो उसमें जिस प्रकार से अगर आपको कोई उच्च पद मिलना होता है तो भी आपके पितरों के काफ़ी पीछे के कर्म नज़र आते हैं, वैसे ही जब आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके साथ साथ आपके पितरों का भी योगदान होता है, उनके किए गए कर्मों का भी प्रभाव होता है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो पंचम भाव जो कि पूर्ण का है, वहाँ पर शनि है। शनि काल पुरुष में सूर्य के सबसे शत्रु माने जाते हैं, और शनि सूर्य से अस्त भी हैं। सूर्य यहाँ पर देखिए तो छठी राशि कन्या राशि में है, यानी जो पंचमेश हैं काल पुरुष के वो छठे में गए हैं, और पंचम भाव में शनि हैं जो कि उसके शत्रु हैं। तो पंचम भाव पीड़ित दिखा रहा है, तो यानी प्रारब्ध भी कहीं पर ये पिछले से कैरी फॉरवर्ड है। अब यहाँ पर देखें तो जो राहु केतु अक्ष है वो 4 और 10 में बन रहा है, और यहाँ पर अगर हम दशम यानी शनि की बात करें तो शनि सूर्य से अस्त हैं। जो ग्रह सूर्य से अस्त होता है वो आपका कह सकते हैं आत्मा का दंड है, यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य से अस्त का मतलब है कि सूर्य काल पुरुष आत्मकारक कहलाते हैं। तो आत्मकारक आपको अपने आगे नतमस्तक करवाता है। सूर्य स्वास्थ्य के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के जरिए आप नतमस्तक होंगे, इसकी संभावना बनती है। अब यहाँ पर ये संभावना की बात हो रही है, केवल आप संभावना से कन्फर्म मत होइए कि आप किसी को अनावश्यक भयाक्रांत ना करें। यदि समस्या दिख रही है तो आप उसको कुछ ऐसे लहजे में बताएं कि व्यक्ति सचेत हो जाए लेकिन भयभीत ना हो। अब यहाँ पर कौन भयभीत हो सकता है और कौन सचेत हो सकता है, ये भी आपकी कुंडली में दिखता है। कुंडली के तीसरा और छठा भाव ये आपके संघर्ष की क्षमता को दिखाते हैं कि आप कितने निडर हैं। ये तीसरे भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, या वहाँ पर ग्रहों का जो बल मिल रहा है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति संघर्ष करेगा और वो हार नहीं मानेगा। छठा भाव प्रतिरोध का है, कंपटीशन का है। तो यहाँ पर विवाद के साथ साथ ये न्यायालय का है, यानी कि आप लड़ेंगे, लड़ने की जो क्षमता है वो छठे भाव से देखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए छठे भाव में मंगल है जो कि इस संबंध में कारक हैं। तो छठे भाव को मंगल का बल मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि क्या तीसरे भाव को भी बल मिला है, तो तीसरे भाव में भाग्येश गुरु भाग्य भाव से बैठ के देख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि तीसरे भाव में भी गुरु का प्रभाव आ रहा है। गुरु यहाँ पर पिता भाव से देख रहे हैं, तो यानी कि जो जातक को संबल मिलेगा वो पिता से मिल सकता है, यानी पिता का सहयोग। या हो सकता है कि जातक को डर लगे लेकिन वो पिता उसको हैंडल कर जाएं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 3 और 6 भाव बल्ली दिख रहे हैं तो आप व्यक्ति को थोड़ा स्पष्ट होकर भी बता सकते हैं कि भाई आपको ये संभावना दिख रही है, गंभीरता है, आप इसको लापरवाही में मत लीजिए, आप इसकी जांच कराइए, डरिए मत। लेकिन हाँ, यदि तीसरा और छठा भाव कमज़ोर पड़ रहा है तो यही होता है कि आप जातक को इनडायरेक्टली वे में कुछ ऐसा बताइए कि उसे एहसास भी हो और उसे डर भी ना लगे। और यही एक ज्योतिष की सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति को कटु सत्य बताना भी एक प्रॉब्लम की बात है, और नहीं बताना भी वो उसे अपने जो इस विद्या है उससे उसको कह सकते हैं धोखा देना हुआ। लेकिन इसी जो दुविधा का नाम ही ज्योतिष है। ज्योतिष में आना इसीलिए दुष्कर भी है और कह सकते हैं अच्छा भी है। तो आप इसको किस नज़रिए से लेते हैं ये हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। तो उम्मीद है आपको यह काल पुरुष का विश्लेषण समझ में आया होगा। अगली वाली कड़ी में हम बात करेंगे कि नौमांस कुंडली, देशकान कुंडली, इन दोनों के सामंजस्य से कैसे समझते हैं कि क्या ये जो कमियां यहाँ दिख रही थी ये रोग की ही हैं। इसमें ध्यान रहे कि नौमांस कुंडली भाग्य की होती है और देशकान कुंडली आपके पराक्रम की होती है। आप कितना पराक्रम करेंगे, यानी आपका शरीर कितना तपेगा, किस वजह से तपेगा, वो हम देशकान कुंडली में देखते हैं। तो वहाँ पर अगर ये 6, 8, 12 का संबंध रिपीट हो रहा है तो हो सकता है कि आप रोग के लिए अपने शरीर को तपाएं। नौमांस कुंडली में अगर ये पीड़ित हो रहा है तो हो सकता है कि आप भाग्य से ये लेकर आए हों, यानी अपने कर्मों का फल लेकर आए हों। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली कड़ी में जब हम चर्चा करेंगे नौमांस कुंडली के आधार पर इस पीड़ा को वहाँ समझने की कि क्या ये कॉम्बिनेशन वहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रहे कि हम D1 से लेके D30 तक का जब सफ़र तय करेंगे तब ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि यह रोग है या कोई और बात है। तो आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए और भी अन्य विषयों के लिए आप हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देख सकते हैं।
अपनी टिप्पणी या कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। यदि किसी विषय विशेष पर आपको जानकारी चाहिए अथवा यदि आपको विश्लेषण जो मैंने प्रस्तुत किए हैं उनमें कोई सुझाव या शिकायत है तो भी आप हमें बता सकते हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम